तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला को समझ लेते हैं। वर्णों की वर्णमाला, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित यानी जो एक क्रमबद्धित रूप होता है, तो वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण क्या है? ध्वनियों के लिखित स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं और जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। बस समझे? और हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52। इसे नोट कर लीजिए। हिंदी में ध्यान देना, हिंदी में है, बता रहा हूँ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। इसे दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। कहाँ कहाँ पर बांटा गया है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अच्छा ये थोड़े दूसरे निकलिए, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर स्वर और व्यंजन, ये यहाँ पर स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें उसे जो है स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, हिंदी में। अच्छा एक चीज और बताऊं, जिन वर्णों के उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और आगे देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? 11। क्या बताना है? 11। ओके, बात समझ रहे? अच्छा, इसके बाद क्या है? वो किन दो स्वरों के मेल से बना है? ओ। बात समझ रहे? आ प्लस ऊ, सॉरी थोड़ा, ये ऊ, तो ओ बन गया। और आगे देखते हैं, तो इसी प्रकार जो है देखिए, मात्रा, ओ ए औ प्लस औ। मात्रा, देखिए मात्रा को देखते हैं। मात्रा, मात्र और रा। मात्रा का संबंध काल से है। काल का वह अंग, काल का वह अंग जो किसी ध्वनि के उच्चारण में लगता है उसे क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। हमारे यहाँ मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। मात्राएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, अच्छा ह्रस्व किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुप्त किसे हैं, मैं आसानी से आपको जो है समझा रहा हूँ, इनको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ह्रस्व क्या है? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, और जिन दीर्घ को, यानी जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ कहते हैं, और जिन पर 3 मात्रा का लगे या 4 का लगे उन्हें प्लुप्त कहते हैं। प्लुप्त को तिमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वे कौन कौन से भाग हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, अगर पूछे जाए स्वर को जो है, ध्यान देना, स्वर को मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन पर 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन पर 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन पर 3 मात्रा का समय लगता है। और दूसरी परिभाषा बताऊं तो ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन पर ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। यहाँ पर बस समझ रहे? और आगे देखिए समझते हैं। देखिए हटा देते हैं इसे। अब देखिए आगे और थोड़ा विस्तार पूर्वक इसे जो है समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ह्रस्व स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बने होते हैं। यही कारण है कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई। ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार है। अगर पूछ ली जाए कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने हैं, तो बताना है आपको 4। और वो कौन कौन से हैं, तो देखिए समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। आ ई उ ऋषि, आ ई उ ऋषि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, नहीं की बात हुई है, और है तो जो है ये 4 है, और इसमें जो नहीं है वो जो है ओ है। ठीक है, क्योंकि आ ई उ और ऋषि ये तो हमारे क्या है, मूल स्वर है, मूल स्वर है, और इन्हीं को बोलते हैं ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और आगे समझ लेते हैं। देखिए अब दीर्घ स्वर, मैंने अभी बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। हिंदी में जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या जो है 7 है, जो इस प्रकार है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है। प्लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त को त्रिमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। प्लुप्त का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है जैसे, ये बहुत, अब इसका प्रयोग जो है दोस्तों बहुत कम है। जैसे ई, तो यहीं से ओ, यानी कि इसका जो है प्रयोग एक कहने का मतलब यस की तरह जो है, ये 2 मात्राओं की तरह रहता है, लेकिन ये जो ऊ की तरह, जैसे ये 3 मात्रा का टाइप ये जो है बना रहता है। बस समझ में। और आगे देखते हैं। मात्राएं स्वरों की होती हैं, जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या जो है 11 है, परंतु मात्राओं की संख्या 10 है। बात समझ, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। ह्रस्व आ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वरों की मात्राओं को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, और यहाँ पर छोटा आ, और इसके बाद क्या है, बड़ा आ। बड़ा आ का जो है आगे डंडा है। ठीक है, जैसे हमें पहले सिखाया नहीं गया था कि छोटा आ में कुछ नहीं, तो यानी कोई मात्रा नहीं। और बड़ा आ में आगे डंडा, छोटी ई में छोटी ई, बड़ी ई में बड़ी ई, ऐसे बताएगा। तो इन्हें आप समझ लीजिए, छोटा ऊ में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ में बड़ा ऊ है। ये मात्राएं हैं, तो मात्राओं को आप देख ले, बड़ा ऊ में कैसी मात्रा लगती है, और ये मात्राओं, तो अब देखिए स्वरों के स्पर्श स्थान, छोटा और बड़ा आ जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और ई उ तालु से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से, ऋषि मूर्धा से बोल जाए, ए ऐ कंठ प्लस तालु से, ओ औ कंठ प्लस ओंठ से। बस समझ में। अब देखते हैं। ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, स्वरों का विभाजन। देखिए मुख्य विरर यानी मुख्य द्वार होता है, विरर का मतलब है मुख्य द्वार, और जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, खुलने की जो स्थिति होती है मुख्य विरर की उसकी, तो इन्हें तीनों प्रकार जो हम समझ, मुख्य विरर या मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुख्य विरर या मुख्य के द्वारा जो है, मुख्य के द्वारा इस आधार पर हम स्वरों को 4 भागों में बांट सकते हैं। विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वारा पूरा, यानी जो हमारा मुख होता है, मुख द्वार पूरा खुल जाता है। हमारा जो मुख होता है विवृत स्वर, जो हमारा मुख जो होता है पूरा खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ में हमारा पूरा मुख क्या है, खुल गया। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है यानी थोड़ा खुलता है, उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ ए ओ। ठीक है। समवृत स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार बंद रहता है उसे समरस स्वर कहते हैं। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध समृत स्वर कहते हैं, जैसे ए, ओ। जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन, जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग का प्रयोग होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, ओ, औ। बात समझ में? अब देखिए, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओंठों की स्थिति के स्वरों के आधार पर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल आकृति बनाते हैं, यानी गोला आकृति बनाते हैं, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, औ, ओ, औ। यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक कर दिए गए शायद मेरी समझ से। देखिए इसे हटाकर, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये स्वर है। ओके, समझ गए? आवृतमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते हैं, यानी आवृतमुखी स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिन पर हमारा जो मुख होता है वो गोलाकार नहीं होता है, उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अब बात करते हैं व्यंजन की थोड़ा। तो देखिए व्यंजन को भी समझ लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में आ का स्वर समाहित होता है, जैसे का हुआ, ध्यान समझना, का। और का ये शुद्ध रूप अगर देखें तो का हमारा इस प्रकार रहेगा, का प्लस आ। अब हमारा बनेगा, क्या बन जाएगा? बराबर का। ठीक है, अब ये जो है का बन गया है, और ये जो है का, ये शुद्ध रूप है व्यंजन। और जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता लेकर बनते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिखा रहा आपको खा, और इसी प्रकार गा। तो आप मेरी बात को जो है समझ चुके हैं। देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी है? व्यंजनों की संख्या जो है 33 है। व्यंजन जो है कितने हैं? 33। इनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन को एक नाम से और जानते हैं, तो इसे भी आप याद कर लीजिए, वर्गीय व्यंजन, या वर्गीय व्यंजन कहें या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से आप समझ रहे हैं, यानी कि स्पर्श करना, छूना, यही क्या है? स्पर्श व्यंजन हुआ। बस समझ रहे? तो देखिए स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ स्पर्श होते हैं, यानी हमारे कोई भी अंग छू जाते हैं, स्पर्श करते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये व्यंजन अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभाजित होते हैं, यही कारण है कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी क्या कहते हैं? जाना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या 25 है। कितनी है? इनकी संख्या जो है कुल 25 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या अगर कोई पूछे तो आपको बताना है 25 है। देखिए जैसे का वर्ग, का, खा, गा, घा, यानी कि ये जो अंत के हैं 5वें नंबर के जो वर्ण हैं, तो इन्हें पंचमा अक्षर या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और चा, छा, जा, झा, इया, ये स्पर्श
संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्रिक बताई गई इसे भी आप याद कर लीजिए, KTMDO, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये ट्रिक है। बात समझ रहे हैं। अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कितने हैं? 4 है। जैसे या, रा, ला, वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है तो इसे भी समझ लेते हैं। जो या है ये अर्ध स्वर है। ठीक है, और इसे अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। और रा है ये लुंठित है। ला है प्रश्चु है, प्रश्विक है। और वह जो है हमारा ये अर्ध स्वर है। ठीक है, या तालु से बोला जाता है, रा मूर्धा से बोला जाता है, ला दंत से बोला जाता है और ला दंतोष्ठ से भी बोला जाता है। अच्छा, अब समझ लेते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या समझ लेते हैं? ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण या रगड़ के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस व्यंजन जो यानी संघर्षी व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में घर्षण रगड़ के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण और रगड़ के परिणाम स्वरूप जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि इन वर्णों को ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ये सा, हा। ठीक है, और आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उसे जो है क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन जो है 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये अब देख सकते हैं आपके, जैसे यहाँ पर आपको त्रा दिखा रहा है और यहाँ पर छ और यहाँ पर ज्ञा और यहाँ पर स्रा। सा प्लस रा, जा प्लस ञा, का प्लस सा और ता प्लस रा। इन वर्णों से मिलकर जो है इनकी अगर संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो ये जो भी 4 हैं। और उस व्यंजन जो कितने हैं? तो उस व्यंजन भी 4 हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए कैसे ये बने हुए हैं। देखिए, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन ये वर्णमाला में नए हैं। इनका निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। हिंदी में उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है, ड और ढ। अनुस्वार, इसके उच्चारण में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय नाक से अधिक तथा मुख से कम ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग स्वर के बाद होता है। स्वर के बाद होता है। हिंदी में अनुस्वार की संख्या है। देखिए, और विसर्ग क्या है? इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है तथा उच्चारण हा की तरह जो यानी विसर्ग है इसका जो उच्चारण हा की तरह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे आपको 2 बिंदी कहीं पर दिखाई दें, मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि ऐसे, तो इन्हें आपको विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो इनका जो है हा की तरह आपको प्रयोग करना है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होते हुए भी साथ रहें। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग दोनों आते हैं। ठीक है, द्वित व्यंजन, जब 2 समान व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं तब उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे उत्तर दिल्ली अन्न। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन किसी दूसरे स्वर सहित व्यंजन का मेल का
मेल करता है तब इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे द्वा, वंद और प्लस व तो बन गया द्वंद। सिद्ध, पर धन सिद्ध और ध प्रसिद्ध। ठीक है, ये आगत वर्ड जो है, देखिए आगत वर्ड को याद कर लीजिए। जा फा आ, जा फा आ जो है ये क्या है, आगत वर्ण है। अब देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान समझ लेते हैं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होता है। मुख जो है विभिन्न भागों से स्पर्श होता है। इस स्पर्श होने को ही उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे आ, तालब ई और बड़ी ई, मूर्धन्य ऋषि होता है और टावर्ग होता है और रसा होता है। इन्हें आप समझ लीजिए। इनकी मैं एक अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो इनकी एक बहुत आसान ट्रिक भी बताऊंगा। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखिए वायु प्रक्षेप के आधार पर और नाद के आधार पर। तो नाद के आधार पर हम जो है अल्प प्राण और महाप्राण, और नाद के आधार पर अघोष और सघोष। ठीक है, 1, 3, 5 प्लस अंतःस्थ, यानी पहले और तीसरे और पांचवें वर्ण को जो है अब प्लस अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं, जो अंतःस्थ व्यंजन मैं अभी आपको बताए, अब प्लस यारा लाओ, ये अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन वर्ग के दूसरे, चौथे और ओस व्यंजन यानी ससाहा जो है 4 वर्ण। ठीक है, तो ये जो है क्या है, महाप्राण है। अघोष पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, जैसे वर्ग का पहला वर्ण क्या हुआ का और दूसरा वर्ण खा, तो का और खा और ससाह ये अघोष वर्ण है। सघोष वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस हा या रा सभी स्वर, यानी सभी स्वर। ठीक है, थोड़ा और बचा है तो देखिए देख लेते हैं इसको भी। देखिए कहाँ से गया हमारा, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए व्यंजनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वायु प्रक्षेप के आधार पर, ये आप नोट बनाते जाइए। नाद के आधार पर, वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्प प्राण, अल्प प्राण 2 शब्दों अल्प प्लस और प्राण से मिलकर बना है। अल्प का अर्थ है थोड़ा और प्राण का अर्थ है वायु। इस प्रकार अल्प प्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ थोड़ा वायु। तात्पर्य यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी मात्रा में वायु का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु। अल्प प्राण का पूरा अर्थ हुआ थोड़ा वायु। ठीक है, अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन यारा अलावा जो होते हैं शामिल किए जाते हैं। और देखिए पहले में आ जाता है का, चा, टा, ता, ये जो है पहले वर्ण में हो, और तीसरे वर्ण में गा, जा, इस तरह के। पांचवें वर्ण में डा, इया, अड़ा, अंतःस्थ व्यंजन यारा अलावा हो गए। ऐसे वर्ण जो है आते हैं। महाप्राण की अगर बात करते हैं तो महाप्राण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। महा और प्राण से मिलकर बना है। यहाँ महा का अर्थ है अधिक और प्राण का अर्थ है वायु। इस प्रकार महाप्राण का शाब्दिक अर्थ हुआ अधिक वायु। तात्पर्य यह है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग किया जाता है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन सा हा शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इन्हें आप समझ लीजिए ध्यान से। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण एक ऐसे वर्ण होते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घर्षण का अभाव होता है उसे अघोष कहते हैं। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण और सा शामिल होते हैं। ठीक है, और आगे देखिए
सघोष जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में घर्षण होता है उसे सघोष कहते हैं। सघोष या घोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवा वर्ण जो है और हा आता है। बात समझ में आ रही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तर देखिए। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा हिंदी का नामकरण किया गया। हिंदी का मूल आधार क्या है? तो हिंदी का मूल आधार संस्कृत है। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है तथा इसकी द्वारा यानी रचना का नाम बताइए। तो सरहपाद और इसी को बोलते हैं सरहपा। सह हपा इसमें लिखा है, इसे ऐसे लिखेंगे देखिए सर हपा, ठीक है, सर हपा। और इसकी रचना जो है दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश है। अब देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद में 343 अनुच्छेद में ये बताया गया कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी तथा उसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी। और संघ जो होगा वो राजभाषा हिंदी होगी। ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है। खड़ी बोली के विकास में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो खड़ी बोली के जो विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया वो अमीर खुसरो ने दिया। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या जो है 52 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। वो देखिए स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन एक ही हैं, उनकी संख्या कितनी है? 25 है। कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी अलग से कोई मात्रा लिखी नहीं जाती है? आ। हिंदी में मूल स्वरों देखिए इसे और कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी अलग से कोई मात्रा नहीं लिखी जाती? आ है, ठीक है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर जो हमारे हैं वो 4 है। स्पर्श समवर्ती व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्णों को शामिल किया गया है? 4 वर्णों को। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रा को। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला को। अयोगवाह के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? अनुस्वार और विसर्ग को। छा एक संयुक्त व्यंजन है, यह किन दो वर्णों के योग से बना है? का और सा। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आप मिलिएगा।